नमस्कार। प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सब इंस्पेक्टर जो पेपर हो रहे हैं यानी जो टेस्ट सीरीज हो रहा है उसका हमने 50 क्वेश्चन का डिटेल देखा था, उसके आंसर की वगैरह देखे थे। आज हम उस 50 क्वेश्चन से आगे के जो आंसर की होंगे उनको देखने का प्रयास करेंगे और उनके आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी टेस्ट सीरीज चल ही रही है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप फ़ोन करके और या फिर जो है पुराना हाई कोर्ट में के सामने जो है आप आकर पता भी कर सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। जो आगे के 50 क्वेश्चन हैं वो अपन करने वाले हैं। इसमें 50वां जो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज जो है वो निर्णायक रूप से विजयी रहे और भारत में शासन स्थापित करने के लिए वो युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध है। इसमें दो युद्धों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला युद्ध जो है वो ऑप्शन जो है क्या दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध है। ये 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था। दोनों युद्धों के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और इस युद्ध को अंग्रेजी साम्राज्य का नींव कहा जाता है या अंग्रेजी साम्राज्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था और बंगाल पर कब्जा किया था। तो जो प्लासी का युद्ध है वो जो युद्ध है वो कैसा है, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार या फिर उसको अंग्रेजी साम्राज्य का नींव कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक निर्णायक पूछा हुआ है, आंसर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है जिसमें अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व स्थापित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर के युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध जो 1764 जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंग्रेज वर्सेस त्रिकुट था और उस त्रिकुट में शामिल कौन कौन थे? एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी तीन महाशक्तियों को एक साथ अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इसलिए बक्सर के युद्ध को यह माना जाता है कि वो अधिक रूप से निर्णायक है क्योंकि तीन बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया गया था, हेक्टर मुनरो की जो सेना थी उसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। तो यह युद्ध सबसे अधिक निर्णायक है जिसमें अंग्रेजों का जो है भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको स्थापित मान लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? तो राणा रणजीत सिंह के बारे में जान लीजिए कि राणा रणजीत सिंह पंजाब में खालसा, पंजाब और पूरे पाकिस्तान क्षेत्र में खालसा राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अंग्रेजों से उनकी मध्य 1809 में एक संधि हुई थी और उस संधि को कहा जाता है अमृतसर की संधि, जिसके तहत जो राणा रणजीत सिंह है वो सतलज नदी के उत्तरी क्षेत्र में और जो अंग्रेज हैं सतलज नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में शासन करते थे, उनके बीच समझौता हुआ था। लेकिन जो ये क्षेत्र है, रणजीत सिंह का जो क्षेत्र है, उनकी राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इसलिए इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? अदालते आला। अदालते आला का मतलब है एक सुप्रीम कोर्ट जैसा व्यवस्था है, तो उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी रियासत कौन था? सहायक संधि व्यवस्था क्या है? सहायक संधि व्यवस्था 1800 ईस्वी में वेलेजली ने, 18वीं शताब्दी में मतलब 1805 के आसपास वेलेजली ने सहायक संधि व्यवस्था को लागू किया था। इस सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि व्यवस्था में ऐसा तय किया गया था कि अगर भारतीय रियासत के राजा अपने संचार, रक्षा या वित्त वगैरह मामले, कुछ मामले अगर अंग्रेजों को सौंप दें, प्रशासन यानी निजामत का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दें, तो अंग्रेज उनकी सुरक्षा का क्या करेंगे? दायित्व तो अपने ऊपर ले लेंगे, राज्य सुरक्षित हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला 1798 में, याद रखिएगा 1798 में ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो 1798 में व्यवस्था को लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हैदराबाद का निजाम था। और इसके बाद 1799 में भी दो राज्य ऐसे थे जो इस व्यवस्था को स्वीकार करते थे, मैसूर और जो है तंजौर। जो राज्य थे 1799 में स्वीकार करने वाले दूसरे राज्य माने जाते हैं, मैसूर और तंजौर। तो इसके आंसर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है।
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा वह युग्म जो सुमेलित नहीं है उसको इंगित करना है। इसमें दिया है बाज बहादुर, वो मालवा के रहने वाले हैं। कुली कुतुब शाह यानी गोलकुंडा के रहने वाले हैं। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के रहने वाले हैं। यूसुफ आदिल शाह जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो सिर्फ इसमें याद रखिएगा बाज बहादुर मालवा के शासक थे, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे और यूसुफ आदिल शाही वंश के जो है अहमदनगर के शासक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 यानी जो है वो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इस संबंधित नहीं है। प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई जो है वो मध्यकाल की प्रसिद्ध भक्ति संत हुई और इनके पति का नाम था भोजराज। ये राणा सांगा के पुत्र हैं। भोजराज जो है राणा सांगा के पुत्र हैं जो मेवाड़ के शासक हुए। तो मीराबाई के पति का नाम क्या हो जाएगा? राजकुमार भोजराज। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका ध्रुवदास भगत नामावली, नामादास भक्त नामम, रसखान रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इन प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो जो रसखान है, रसखान ने रसिक प्रिया की रचना नहीं की थी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। फिर अगला है कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको जानकारी पता ही होगा कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। पहले उन्होंने ही हुए थे। लेकिन अगर आपको लॉर्ड माउंटबेटन है, अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर ने अकारिजा के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग का गठन किया था। जो विभिन्न जो हिंदू धर्म ग्रंथ हुआ करते थे उनका फारसी में अनुवाद किया जाता था। उसमें अबुल फजल, अब्दुल कादर वदैनी, फैजी, ये सारे लोगों ने अलग अलग ग्रंथों का अनुवाद किया है। लेकिन जो बदायूनी है रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो इसका आंसर याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। 59 कथन कहता है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। राज्य के मामले में एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। इस मंत्रिपरिषद का जो नाम हुआ करता था उसको अष्टप्रधान कहा जाता। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। कारण कहता है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी राजशाही यानी राजतंत्र व्यवस्था होती है उसमें मंत्री को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है। जनरली जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में अंतिम डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है या तो राजा को होता है, बादशाह को होता है या सम्राट को होता है। तो ये व्यक्ति मंत्री स्वतंत्र विभाग अपने पास नहीं रखेगा। तो दूसरा वाला कथन कैसा है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि कथन ए सही है परंतु क्या हो जाएगा? आर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने केवल दिल्ली में ही नहीं, जयपुर में, वाराणसी में भी खगोल के अध्ययन करने के लिए कई जंतर मंतर की स्थापना, 5 जगहों पर जंतर मंतर की स्थापना करवाई, क्योंकि इनको खगोल विज्ञान में या ग्रही अध्ययन करने में बहुत रुचि थी। तो इसलिए जयसिंह द्वितीय, जिसे मिर्जा राजा जयसिंह भी कहा जाता है, इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर की स्थापना की थी जो आज भी वहां पर मौजूद है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो वो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। याद रखिएगा कि जो ये है क्या कहते हैं आपका पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने से 1760 के वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? पराजित हो गया था। तो फ्रांसीसी सेनापति है काउंट लाली। काउंट लाली को यानी फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंट लाली। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया? कब स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान प्रारंभ हो गया था और चौरा चौरी कांड की वजह से 1922 में जो चौरा चौरी गोरखपुर में जो कांड हुआ उसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को
हिंसा चूंकि हो गई थी वहां पर गोरखपुर में, एक भीड़ ने एक थाने पर आग लगा दी थी, इसलिए 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। 1922 में स्थगित कर दिया गया, तो उसको ध्यान रखिएगा कि कब कर दिया गया स्थगित, 1922 में। निम्नलिखित किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो दूसरी आंख की रोशनी लेगी, ये कथन कहने का एक कथन जो है राणा रणजीत सिंह का कहा हुआ है। राणा रणजीत सिंह जो पंजाब में खालसा राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि रणजीत सिंह जो है एक आंख से उनको दिखाई नहीं देता था, एक आंख से अंधे थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने अगर एक तय किया हुआ है कि मेरी एक आंख चली गई और मैं एक ही आंख से देख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि वो सारे धर्मों को, सारे अनुयायियों को, सारे प्रजाजनों को एक ही आंख से देखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना करवाई। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टिप्पू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा मूर्ति के लिए धन का निर्माण करवाया। ये 65 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, मैसूर में टिप्पू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा मंदिर का निर्माण करवाया था, यह कथन पूर्णतः सही है। आमेर के सवारी जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों पर संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये वही जयसिंह है जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो यह भी कथन सही है। महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना करवाई, ये भी सही है क्योंकि लाहौर उनकी राजधानी थी। तो गलत क्या हो जाएगा, ये एक गलत आंसर है पहला वाला कि अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ करवाया, यह कथन कैसा है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जो दशरथ है, दशरथ बौद्ध शासक माना जाता है। दशरथ जो है वो मौर्य वंश का शासक है। वृद्धत जो है वो कहाँ का है, वो शिशुनाग वंश का है वृद्धत, वो भी किस बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। खारवेल जो हाथी गुफा अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश हुआ करता था खारवेल, और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो खारवेल है वो जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो अंतिम व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो खारवेल को आपको ध्यान रखिएगा, जो कलिंग यानी उड़ीसा का शासक है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया, हिस्सा लिया। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्र रूप से तीनों गोलमेज सम्मेलन का क्या किया, हिस्सा लिया, जो 1931-32 के दौरान गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो आयोजित किया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। बी आर अम्बेडकर केवल एक जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी केवल एक गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 2 गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की, और तेज बहादुर सप्रू ने जो है वो भी, उन्होंने भी 2 गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो एकमात्र व्यक्ति हैं जो बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 68वां क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभियान के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये किसका विरोध था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन आयोजित किया गया था। और ये जो जलियांवाला बाग कांड हो रहा था वो बंगाल विभाजन के स्वरूप हो रहा था, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके स्वरूप हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने उनके उस अभियान में जो जनरल डायर ने गोली मारकर बहुत सारे लोगों की हत्या करवा दी थी, तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करवाया था, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, जो उनको कहां से प्राप्त हुई थी, अंग्रेजों के माध्यम से प्राप्त हुई थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने उसको वो उपाधि उनको दी थी। 69वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुई। तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में, किसके काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में कलकत्ता जो प्रारंभिक राजधानी थी कलकत्ता, उस कलकत्ता की राजधानी का परिवर्तन होकर कहां परिवर्तन हुआ था, दिल्ली परिवर्तन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1911 में परिवर्तन घोषणा की गई थी द्वितीय दिल्ली दरबार में, और इसका जो राजधानी परिवर्तन हुआ ये 1912 में हुआ। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी बच निकला था? बच निकले का मतलब काकोरी कांड जो है वो 8 ट्रेन डकैती को करने के लिए 1928 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसका जो मुख्य आरोपी है सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद और इत्यादि बहुत सारे लोग थे। उनमें से सारे लोग पकड़े गए थे, बस चंद्रशेखर आजाद इसमें से पकड़े हुए नहीं गए थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद का अल्फ्रेड पार्क में गोली मारकर उनकी क्या गई, अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी। तो ये मुठभेड़ में मारे गए थे, न कि ये काकोरी कांड में पकड़े गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने कर दिया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था। किसने कर दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह गांधी जी ने 1922 में दांडी यात्रा के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 नहीं था, 1929-30 के आसपास चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन को किसने स्थान दिया? तो अब्बास तैयब जी ने इनका स्थान ले लिया था। ठीक। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रबल बन दिया? तो ये तीनों पत्रिकाएं, सांध, युगांतर और काल, तीनों पत्रिकाएं क्रांतिकारी पत्रिकाएं। तो इन तीनों पत्रिकाओं में किसका था? क्रांतिकारी आतंकवाद यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो उनको बल मिला हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों आंसर इसके हो जाएंगे। सेवेंटी 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रकाशित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया और सुचित्रा कृपलानी। तो इनमें कुछ चीजों को जान लीजिएगा। जैसे जयप्रकाश नारायण का नाम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आता है। जयप्रकाश नारायण को जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो रहा था और तो उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया, मगर ये युवा, जिस समय ये युवा थे और युवा जयप्रकाश नारायण उस हजारीबाग जेल से भागकर फरार हो गए। हजारीबाग जेल बिहार में है और जयप्रकाश नारायण ने ही कुछ हद तक आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ो आंदोलन में उस समय वो कहाँ चले गए थे? जर्मनी, जापान और आजाद हिंद फौज के कार्यों में लगे हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर और उषा मेहता के साथ इत्यादि के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? रेडियो कांग्रेस का संचालन किया था, जो क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से बम, गोले बारूद इत्यादि या फिर संगठन वगैरह के बारे में जो है सूचना उस कांग्रेस के माध्यम से दी थी। बाद में अंग्रेजी सरकार ने उस रेडियो स्टेशन को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। 75 कहता है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देख रहा था? तो रेल मंत्रालय का कार्य अरुणा आसफ अली ने देखा था। सी राजगोपालाचारी अंतरिम गवर्नर जनरल, ये कैसे थे? स्वतंत्र भारत के उस समय प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब्दुल रस नस्तर, ये भी मुस्लिम लीग के जो है मुस्लिम लीग से जो है वो एक मंत्री के रूप में थे और बलदेव प्रसाद जो है रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय के रूप में आसफ अली। वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 में आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? उड़ीसा, मद्रास, बिहार और बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, यानी 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत के साथ और 3 राज्यों में जो है किसकी सरकार बनी थी? गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर जो सरकार बनाने वाले व्यक्ति थे कृषक प्रजा पार्टी के फजलू हक। कौन? कृषक प्रजा पार्टी के फजलू हक ने क्या बनाया था? सरकार बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है आपका 1939 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकाले जाने के पश्चात
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। निम्नलिखित किस एक का 1932 के पुनः समझौते में सीधा संबंध है? भारतीय महिलाओं का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय किसानों का या दलित वर्ग का? तो इसका आंसर हो जाएगा दलित वर्गों का। 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस की जो सीटें थी, कांग्रेस जिस क्षेत्रों से चुनाव लड़ती थी, उन सीटों को दलितों को देने का जो है क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। और ये समझौता किसके मध्य हो गया था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हो गया था। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के अभिलेख के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के अभिलेख के लिए। कालसी जो है उत्तराखंड में स्थित है, जहां पर अपने प्रजा के जानकारी देने के लिए, अपने प्रजा को बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए कालसी में अपने अशोक ने क्या बनवाया है? अपना अभिलेख स्थापित करवाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेख कारण 79 वाला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 80 वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? उर्दू का वंदे मातरम, पीपल, ट्रिब्यूनल और आपका ऑप्शन है क्या? वीर अर्जुन। तो वंदे मातरम नाम का जो क्रांतिकारी पत्रिका है, लाला लाजपत राय ने उर्दू में प्रकाशित करवाया। पंजाब क्षेत्र में प्रकाशित करवाते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सैंडर्स की लाठियों की वजह से, यानी सैंडर्स द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी था उसने क्या कर दी थी? लाला लाजपत राय को लाठी मारी थी, सिर पर लाठी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हुई थी, जिसका बदला भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि ने लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। अरविंद घोष ने इसमें से क्या लिखा? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी या द लाइफ डिवाइन? द लाइफ डिवाइन जो अरविंद घोष की जो है क्या है? आत्मकथा है, उन्होंने किताबें लिखी। और जो अरविंद घोष है वो क्रांतिकारी नेता के रूप में थे, बाद में एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक के रूप में थे। पांडिचेरी में उन्होंने आश्रम की स्थापना भी की, और ये किताब द लाइफ डिवाइन नामक उन्होंने क्या लिखा है? एक किताब भी लिखी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? श्री नारायण गुरु, महात्मा फूले, B.R. अम्बेडकर या B.R. सिंधे? तो इसका आंसर हो जाएगा B.R. सिंधे। महात्मा फूले जो है वो भी दलित वर्ग के लिए काम करते हैं, और उन्होंने गुलामगिर और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने, और गुलामगिर उनकी रचना है, किताब का नाम है। जो B.R. अम्बेडकर हैं वो भी दलित नेता है, और उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कर ली थी दलितों के उत्थान के लिए। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? B.R. सिंधे। ये सारे दलित नेता हैं। श्री नारायण गुरु केरल के रहने वाले हैं, उन्होंने दलितों के लिए भी काम किया, एक ईश्वर के लिए काम किया, एक ईश्वरवादी समर्थक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या स्वामी श्रद्धानंद? तो जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था, खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में प्रारंभ किया गया था। तुर्की में खलीफा के पद की पुनर्स्थापना करने के लिए ये आंदोलन स्थापित किया गया था, और इसके जो प्रमुख नेता थे मौलाना आजाद इत्यादि इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो पूछा गया है, इसमें सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है सवाल कि कौन सा नेता है जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि गांधी जी ने समर्थन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका समर्थन किया था। स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। यहाँ तक कि खिलाफत आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में भाषण भी दिया था। मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय इसके समर्थक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग से गठन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना स्वराज प्राप्ति करने के लिए, जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, और उस नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग, यानी डोमिनियन स्टेटस की दर्जा की मांग करने के लिए मांग की गई थी, जिसका विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इसलिए 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी 1 और 2। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया आपका जो है इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दी थी। विक्रम और संवतों का जो है वो दोनों में अंतर कितना होता है? तो 135 वर्ष का होता है। ये पुराना क्वेश्चन भी है। जो विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था वो लगभग 58 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जबकि शक संवत जो प्रारंभ किया था कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया था। तो इनके मध्य में 135 वर्ष का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण काल था?
तो विजयनगर के जो शासक है, विजयनगर की जो राजभाषा हुआ करती थी वो तेलुगु भाषा हुआ करती थी। तो निश्चित तौर पर ये तेलुगु भाषा का स्वर्ण कवि माना जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु मंत्री हुए थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, जिसका एक जो कवि है जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे, जिसका नाम था तेनालीराम, कृष्णदेवराय के दरबार में था। तो तेलुगु कवियों को यहाँ पर क्या मिला हुआ था, संरक्षण प्राप्त था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलुगु। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी, विल्सन कंपनी ने, सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड कार्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। जो है सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर वैज्ञानिक समाज की स्थापना की। और जो है इसका मेन उद्देश्य यह हुआ करता था कि मुसलमानों को आधुनिक बनाना है, मुसलमानों को शिक्षित और आधुनिक बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना कर दी थी। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में सफेद विद्रोह हुआ। सफेद विद्रोह कहने का मतलब है श्वेत विद्रोह हुआ। तो 2 वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुए थे यार, व्हाइट विद्रोह। तो व्हाइट विद्रोह कहने का मतलब है अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज चूंकि गोरे हुआ करते थे इसलिए इस विद्रोह को व्हाइट विद्रोह कहते थे। तो लॉर्ड रिपन के काल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के काल में। एक और विद्रोह था, क्लाइव के काल में भी श्वेत विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों को अंग्रेज जो है अपना निजी व्यापार करते थे। क्लाइव और रिपन ने ये जो व्यापार है, जो निजी व्यापार है अंग्रेजों द्वारा, उसको प्रतिबंध कर दिया, उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया, निजी लाभ के लिए उनको कार्य करने से रोका। इसलिए जो अंग्रेज थे उन लोगों ने अपने गवर्नर जनरल के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह किया। उस विद्रोह को ही इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, श्वेत विद्रोह या सफेद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। और लंदन ताकि उनका जो पेंशन है, क्योंकि जो मुगल बादशाह थे वो अंग्रेजों के पेंशन पर आश्रित हो गए थे, अंग्रेज उनको पेंशन देते थे, तो अपना पेंशन बढ़वाने के लिए, बातचीत करने के लिए उनको लंदन भेजा था। राजा राम मोहन राय की वहीं उनकी मृत्यु हो गई और आज अभी भी उनकी जो समाधि है वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मौजूद है। तो अकबर द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी रियासत कौन है। इससे पहले भी इसी पेपर में हमने चर्चा कर लिया है, तो हैदराबाद का निजाम है। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने संबोधित किया था। तो जो इंडियन अनरेस्ट के जो एक पत्रकार हैं ये वेलेंटाइन सिरोल ने क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से बाल गंगाधर तिलक को ही क्या किया, भारतीय असंतोष का पिता कहा कि यही एक व्यक्ति हैं जो भारतीयों में असंतोष को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। तो भारतीय असंतोष का पिता के रूप में उनको इंगित किया है। 93 कहता है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। सत्य है, साइमन कमीशन में सारे लोग गोरे थे और सारी जगह पर अलग अलग लोग विरोध कर रहे थे। लाहौर में विद्रोह लाला लाजपत राय कर रहे थे। कारण कहता है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। यह भी कथन सही है, इसीलिए तो विरोध हो रहा था। ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इनका सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाइन्टी 94 कहता है कि निम्नलिखित कालक्रम को लगाइए और कूट को संभालिए। सबसे पहले बोलता है दांडी मार्च। जो दांडी मार्च हुआ था ये कब हुआ था, क्रम से देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये 1906 में आयोजित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि जो बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में स्वदेशियों बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, बंगाल में चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में चलाया गया था, 1921-22 के दौरान चला गया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को चलाया गया था और दांडी मार्च जो चला था वो 1929-30 के दौरान चला था, 1930 ध्यान रखिएगा। तो कालक्रम के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन यानी 4 पहला हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 2, इसके बाद आपका हो जाएगा 3 और इसके बाद, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सॉरी, डी नहीं होगा, 4 2 3 4 2 1 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी।
इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ये वाला भी क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता प्राप्त की जाती है तो बक्सर का युद्ध। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था? तो हम बता चुके थे कि 1922 में चौरा चौरी कांड की वजह से जो गोरखपुर में एक थाने को आग लगा दी गई थी और हिंसात्मक प्रदर्शन किए गए थे, इसलिए चौरा चौरी कांड की हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया? वापस हो लिया। तो इसका 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 97 सही जोड़ी बनाना है कि निम्न में कौन सा है? तो चूक सिद्धांत या हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये संबंध किसका? डलहौजी के साथ है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का क्या हो जाएगा? 3। तो 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। कौन कौन से होंगे ऑप्शन आपका? ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। दूसरा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। बंगाल में दोहरा शासन यानी द्वैत शासन ये लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हो गया था, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लागू किया डलहौजी ने, बंगाल का विभाजन लागू किया लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया क्लाइव ने 1765 में, और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया, जो सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमने इस पेपर में ही देखा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में ए थे। बिल्कुल, जब इसी पेपर में हमने देखा है सचिन सन्याल द्वारा स्थापित जो संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन में क्या कर दिया? बदल दिया। तो दोनों कथन क्या है? एक और दोनों सही है। 99 कहता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम घोषित युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य पहला युद्ध 1947 में ही हो गया था, मगर घोषित तौर पर यह युद्ध 1965 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1965। 100वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1907 में शिवाजी भीकाजी कामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, उन्होंने इस ध्वज को कहां फहराया था? तो इस ध्वज को उन्होंने कहां फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था पहली बार। तो भारतीय क्रांति की माता भी कहलाती हैं, आपका जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की माता भी कहलाती हो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और लगातार ये वीडियो आते रहेंगे, हर टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी पुष्पेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।